तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे नेपोलियन के शासनकाल के बारे में। देखिए, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया, तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र में स्थापित कर दिया। प्रजातंत्र से हटा के राजतंत्र में बदल दिया। नेपोलियन के समय में ही व्यापार, आवागमन पर एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, व्यापार और संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया गया। और 1804 में नेपोलियन संहिता लाई गई, जिसे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने अपने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इसी के शासनकाल में जैसे कुछ अधिकार जो है जन्मजात होते थे, लेकिन अब इसने क्या किया, कहा कि नहीं नहीं, अधिकार जो है जन्मजात नहीं रहेंगे। और ठीक है, इसको जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। जैसे मान लीजिए इसके पहले के जो शासक होते थे ना, उसमें जो है न्याय के समक्ष जो है समानता स्थापित नहीं कर पाए थे और संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन इसके शासनकाल में ये सब सुरक्षित हो गया। कब हुआ ये जो बिल आता है हमारे पास, नागरिक संहिता, उसमें। तो देखिए 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं क्या हैं, अभी वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए 1804 की जो नागरिक संहिता, उसकी विशेषताएं हैं कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दे दी गई, शहरों में कारीगरों या कारीगर के जो श्रेणी संघ थे, ठीक है, को नियंत्रणों को हटा दिया गया। नियंत्रण जो उन पे थे वो हटा दिया गया। अब जागीरदारी क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसके तहत किसानों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। यही जागीरदारी कहलाती थी। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अब अगला टॉपिक है 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद किस तरह से आता है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन की हार के उपरांत, ठीक है, यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। और इसका हार कहाँ हुआ था? वाटरलू के युद्ध में हुआ था। कब? 1815 में। ठीक है, 1815 में हुआ था। अब बात करते हैं, देखिए इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। अब वियना कांग्रेस क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो कि 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि के रूप में एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की थी। और संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया था। वो 3 निर्णय कौन कौन थे, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पहला जो है, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ठीक है, बूर्बो वंश को हटा करके ही नेपोलियन जो है ये आया था। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। और 1815 की जो वियना संधि है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रांस में जो बूर्बो वंश है उसकी पुनर्स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस में सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोप में क्रांतिकारी। ठीक है, यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। ठीक है, क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया, जिसका मुख्य मकसद
था, क्या था आगे बात करते हैं। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, ठीक है। और भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, ठीक है। तो 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके पीछे कारण है जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए, बेरोजगारी में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि, ठीक है। इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत जो है बढ़ने लगी और छोटे-छोटे फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी, ठीक है। अब खाने-पीने की कमी और व्यापक बेरोज़गारी, ठीक है, खाने-पीने की कमी और व्यापक बेरोज़गारी के कारण लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और जगह-जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया। जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव वो कौन-कौन से थे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा-सा देखते हैं। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार, ठीक है। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए और इन सभी से धीरे-धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।